नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज़ और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। मैं इस समय जो है वो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मान्यवर कांसीराम साहब स्मारक है, वहीं पर आया हुआ हूं। दरअसल 2024 का लोकसभा चुनाव पूरा हो चुका है और मान्यवर कांसीराम साहब ने जो पार्टी बनाई थी बसपा, जिसको राजनीतिक दल से ज़्यादा मिशन और मूवमेंट कहा जाता है, वो मिशन और मूवमेंट कमज़ोर हो गया है। इसलिए बहुत सारे लोग हताश हैं, उदास हैं, निराश हैं, मायूस हैं। मैं पत्रकार हूं, लेकिन उनमें से एक मैं भी हूं, क्योंकि बसपा का जिस तरीके से इतना खराब प्रदर्शन हुआ है, मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। तो आज मैं आपके सामने कोई खबर लेकर के नहीं आया हूं, कोई राजनीतिक स्टोरी लेकर के नहीं आया हूं, कोई भी पॉलिटिकल हैपनिंग नहीं है, कोई इवेंट नहीं है। ये मैं आपको जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये वीडियो उन लोगों की आवाज़ है जो इस समय बहुजन समाज को बिलोंग करते हैं। इस समय बहुजनों के अंदर जो मन में एक व्यथा, एक पीड़ा चल रही है, उनके अंदर जो दर्द चल रहा है, उनके अंदर जो है एक जो पीड़ा चल रही है, एक पीड़ा वो महसूस कर रहे हैं, उसको मैं जो है वो आपके सामने बयां करने के लिए आया हुआ हूं। दरअसल 2024 का ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो इसके पहले मैंने बहुत सारे जो है वो वीडियो बनाए थे। तो मैं लगातार इस बात को कह रहा था कि अगर बहुजन समाज पार्टी जो है वो गठबंधन में आकर के चुनाव लड़ेगी तो उसको बहुत ज़्यादा जो है इस बार फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरा जो व्यक्तिगत तौर से 14 साल का पत्रकारिता का अनुभव है, मैंने देश के अलग अलग चैनलों में काम किया है। तो मेरा जो भी अनुभव है मैं उस अनुभव के बेस पे कह रहा था। मैंने बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं एक भारत पे, कि बसपा अगर इंडिया गठबंधन में आकर के चुनाव लड़े, गठबंधन का हिस्सा होकर के चुनाव लड़े, तो उसको जो है वो फ़ायदा होगा। इंडिया या इंडिया किसी के भी साथ चुनाव लड़े, क्योंकि इस बार का जो चुनाव था वो सीधे सीधे दो ध्रुवी बाईपोलर था। एक तरफ एनडीए थी, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन था। हालांकि बसपा के रणनीतिकारों ने चुनाव जो है वो चुनाव में अकेले जाने का फैसला लिया। ये उनका व्यक्तिगत तौर पे फैसला हो सकता है, क्योंकि जो लीडर होता है वो 100 साल, 10 साल, 20 साल आगे की सोच के चलता है, और जो पत्रकार होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, जो साधारण लोग होते हैं, वो जो है वो उसी चुनाव का सोचते हैं। तो मैं अपने आप को एक छोटा सा पत्रकार मानता हूँ, तो मैंने सोचा कि गठबंधन ना करके बहन जी शायद हो सकता है आगे के लिए बसपा को मजबूत करने की कोई रणनीति बना रही हो। खैर, चुनाव हो गया, बसपा का इसमें जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ख़राब रहा। तो अब बसपा का जो परफॉर्मेंस ख़राब हुआ, तो बसपा एक राजनीतिक दल है, तो आखिर बसपा जैसी बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो इस बार जीरो पे आउट हुई हैं। मैंने इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया है इसी चैनल पर, कि तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव को ले लीजिए, उड़ीसा में नवीन पटनायक को ले लीजिए, तमिलनाडु में एआईडीएमके को ले लीजिए, जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को ले लीजिए, इसके अलावा हरियाणा चले जाइए, चौटाला परिवार को ले लीजिए। बहुत सारी ऐसी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सब जीरो पे आउट हो गई हैं। उसी तरीके से एक बहुजन समाज पार्टी भी है, वो भी जीरो पर आउट हुई है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जब जीरो पे आउट हुई है, तो उसके अलावा एक धड़ा ऐसा है, एक समाज ऐसा है जिसको बहुजन समाज कहा जाता है। बहुजन समाज पार्टी को वोट भी बहुत सारे लोगों ने इस बार नहीं दिया है, नाराजगी की वजह से। इसके अलावा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा नैरेटिव चलाया गया है। लेकिन इत्तेफाक देखिए, जिन लोगों ने वोट भी नहीं दिया है, जब बसपा का प्रदर्शन खराब हुआ तो बेचारे परेशान वो भी हैं, हताश वो भी हैं, और उम्मीद बसपा से कर रहे हैं कि बसपा जो है आने वाले समय में संघर्ष करे, नेतृत्व करे, फ्रंट फुट पे आए। तो आखिर बसपा से ऐसा लगाव, ऐसा जुड़ाव क्यों है कि बसपा को वोट ना देने वाले भी परेशान हैं, और जिन्होंने वोट दिया, बहुत हार्डकोर हैं, समर्थक हैं, वो भी परेशान हैं। तो बसपा का जो खराब प्रदर्शन हुआ है, तो अगर ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी होती तो चुनावी हार और जीत के बाद बात यहीं ख़त्म हो जाती। तो बसपा के बारे में जो चीज़ कहा जाता है कि ये पार्टी से ज़्यादा मिशन और मूवमेंट है, और जब आप मिशन और मूवमेंट से जुड़े हुए होते हैं, कई बार मिशन और मूवमेंट से लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, कुछ समय के लिए शांत बैठ जाते हैं, लेकिन वो अपने मिशन को मरते हुए नहीं देखना चाहते हैं। उन्हीं में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बार नाराज़ भी थे। संविधान और आरक्षण बचाने का जो सोशल मीडिया पर नैरेटिव चल रहा था, वो नैरेटिव हालांकि विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन, उसमें खूब फ़ायदा उठाया, बसपा को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन बसपा को जो नुकसान हुआ, बसपा से जो जुड़े हुए लोग हैं, हर व्यक्ति जो है वो चाहता है कि बसपा नफ़े में रहे, फ़ायदे में रहे। बसपा को नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं जो मिशन और मूवमेंट से जुड़े हुए लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के व्यक्तिगत तौर पे फ़ोन कॉल आए, बहुत सारे लोगों से मैं व्यक्तिगत तौर पे जुड़ा भी हुआ हूँ। बहुजन समाज के जो विचारक हैं, जो चिंतक हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, उनसे मेरी व्यक्तिगत तौर पे भी मुलाकात होती है। तो बहुत सारे लोग इस बार ये कह रहे हैं
कि बसपा का जो है वो प्रदर्शन बहुत ज़्यादा खराब हुआ है। आखिर बसपा इतनी कमज़ोर क्यों हो रही है, बसपा इतना डाउनफॉल बसपा का क्यों हो रहा है। आखिर एक समय में जिस बहुजन समाज पार्टी ने 2007 से लेकर के 12 तक इतनी बेहतरीन सरकार बनाई, वो आखिर इतना उसका डाउनफॉल इतना कमज़ोर क्यों हो रही है। एक समय में 30% से ज़्यादा जिसका वोट शेयर था, आज वो 9.5% पर आकर के उत्तर प्रदेश में टिक गई है। तो आखिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। दरअसल मैं आपको बताऊं, बसपा वाकई में हकीकत में ये एक मिशन है, ये एक मूवमेंट है। और मिशन और मूवमेंट कुछ समय के लिए कमज़ोर हो सकता है, लेकिन ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि अगर बसपा आने वाले 10 से 15 साल तक भी सत्ता में ना आए, और उसके बाद फिर बसपा जब भी मेहनत करेगी ग्राउंड जीरो पर, बसपा फिर सत्ता में आ जाएगी। क्योंकि कांसीराम साहब ने ऐसे राजनीतिक और सामाजिक समीकरण बना करके बसपा को बनाया है, उसमें बसपा कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती है। बसपा वाकई में एक मिशन है, एक विचारधारा है। बसपा दरअसल क्या है, मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास, जो एक समय में मान्यवर कांसीराम साहब का पहला कार्यालय हुआ करता था, बहुजन समाज पार्टी ने वहीं पर सबसे पहला कार्यालय खोला था। तो मैं जो है डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास का लखनऊ का छात्र रहा हूं। बसपा की जब गठबंधन में नहीं आई पार्टी, बहुत सारी और चीज़ों को लेकर के मैंने भी आलोचना की, लेकिन मेरा कभी व्यक्तिगत तौर पे ये मत नहीं रहा है कि बसपा कभी भी कमज़ोर हो जाए। क्योंकि बसपा अगर कमज़ोर हो गई तो उत्तर प्रदेश में, देश में दलितों का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए बसपा को किसी भी सूरत हाल में कमज़ोर नहीं होने देना है। बसपा भले ही सत्ता में ना हो, कम से कम विपक्ष में जरूर रहे। मतलब बसपा का सत्ता में दखलंदाजी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा दलितों के जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हो जाएंगे। इस बार आप देखिए सोशल मीडिया पर किस तरीके से संविधान और आरक्षण बचाने का नैरेटिव चलाया गया। उसका फ़ायदा विपक्ष की दूसरी पार्टियों को तो हो गया, लेकिन बसपा का सोचिए कितना नुकसान हुआ। और इस नुकसान से दलितों का सोचिए आने वाले समय में कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो जब 4 जून को नतीजे आए, जब रिजल्ट आए, तो मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगा। लिखने का भी मन नहीं कर रहा, कुछ पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा था। क्योंकि बसपा के जिस तरीके का रिजल्ट आया है, उसकी मैंने भी उम्मीद नहीं की थी। मुझे पता था कि अकेले चुनाव लड़ने से नुकसान होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा इसका मुझे भी आकलन नहीं था। फिलहाल बसपा के बारे में जो कहा जाता है कि ये मिशन और मूवमेंट है, तो मुझ जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत परेशान हैं, हताश भी हैं और निराश भी हैं। आखिर बसपा जिस बहुजन समाज पार्टी को मान्यवर कांसीराम साहब ने आज के 40 साल पहले पौधारोपण किया था, आखिर वो इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों हो रहा है, वो संगठन इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों हो रहा है, आखिर ऐसी चीज़ें क्या हैं, उनके पीछे वजह क्या है। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी, एक स्टोरी बनाई थी, जिसमें मैंने बसपा को मजबूत करने के लिए, आप एक भारत चैनल पर देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर के, कि मैंने जो है एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि बसपा को मजबूत करने के लिए एक 10 सूत्री फार्मूला मैंने सुझाव दिया है। अगर उस पर काम हो बसपा के अंदर तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। अब मैं अपने टॉपिक पे लौटता हूँ कि बसपा को लेकर के, आखिर इसी पार्टी को लेकर के समाज में लोग इतना ज़्यादा चिंतित क्यों हैं। सबसे पहले तो उसमें अनुसूचित जात के लोग, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, इसके अलावा ओबीसी का भी एक तबका है, जो कि साक्य, मौर्य, कुशवाहा, सैनी, जो बहुजन विचारधारा तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, वो बसपा से ही इतनी ज़्यादा उम्मीदें क्यों लगाए हैं। अभी भी लोग जब मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि बसपा अगर आज से ज़मीन पे काम करना शुरू कर दे, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, आज से नए लोगों की एंट्री शुरू हो जाए, पुराने लोगों की वापसी हो जाए, बसपा आज भी ज़मीन पे, सड़क पे संघर्ष करना शुरू कर दे, तो बसपा को सत्ता में आने से कभी कोई रोक नहीं सकता है। तो मान्यवर कांसीराम साहब ने जो पौधा लगाया था, अब उस पौधे को पेड़ बने हुए 40 साल हो गए हैं, लेकिन अगर उस पेड़ की बराबर रखवाली नहीं होगी, देखभाल नहीं होगी, अगर उसकी निगरानी नहीं होगी, तो वो पेड़ जो है थोड़ा बहुत जो है, पतझड़ का मौसम आया है, पत्तियां जरूर सूखेंगी, थोड़ा बहुत सूख भी जाएगा, लेकिन ये जो पेड़ है ये कभी जो है वो ख़त्म नहीं होने पाएगा। ये छाँव हमेशा देता रहेगा, लेकिन अगर आप इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे तो ये ज़्यादा लोगों को छाँव देगा, अन्यथा जो है ये दलितों की आवाज़ के रूप में हमेशा बसपा पहचानी जाएगी। बसपा का मुख्य उद्देश्य भी यही था। 14 अप्रैल 1984 को जब बसपा का गठन मान्यवर कांसीराम साहब ने किया था, तो उसका उद्देश्य यही था कि देश में दलितों की, जो मूक समाज है, जो वंचित समाज है, जो शोषित समाज है, जो पीड़ित समाज है, दबा कुचला समाज है, उसकी एक राजनीतिक पहचान हो, उसकी एक राजनीतिक आवाज़ होनी चाहिए। और वो राजनीतिक पहचान किससे बनी थी? बसपा से। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के अगर आप लोग रहने वाले हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, यहाँ पर
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को तो ज़्यादातर लोग जानते थे, जो लोग पढ़े लिखे थे। बाकी दूसरे लोगों के बारे में, हमारे जो बहुजन महापुरुष हैं, मान्यवर ज्योतिबा राव फुले के बारे में कौन जानता था। इसके अलावा ईवी पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में कौन जानता था। संत गौडगे जी महाराज के बारे में कौन जानता था। छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में कौन जानता था। तो जितने भी हमारे ये बहुजन महापुरुष हैं, इनसे परिचय किसने कराया? मान्यवर कांसीराम साहब ने परिचय कराया। मान्यवर साहब कहते भी थे कि बाबा साहब ने अपने जीवन में किताबें इकट्ठा की हैं और मेरा सपना है लोगों को इकट्ठा करना। तो इन्हीं लोगों को इकट्ठा करते करते मान्यवर कांसीराम साहब ने 85% बहुजन समाज बनाया था, जिसमें कि दलित हैं, पिछड़ी जातियां हैं, अल्पसंख्यक हैं। इन्हीं 85% का फॉर्मूला 85 और 15 का वो लेकर के आए थे। कह रहे थे कि 15% समाज ने हमेशा इन्हीं 85 के ऊपर शासन किया है, लेकिन मैं ऐसा कॉन्सेप्ट और मैं ऐसा फॉर्मूला लेकर के आया हूँ। अगर इसी फॉर्मूले पर काम होगा तो ये जो देश का 85% समाज है, जो हमेशा केंद्र की और कई राज्यों में सत्ता से वंचित रहा है, ये समाज आने वाले समय में शासक बन जाएगा। और यकीन मानिए, देखिए कि जब 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन होता है, तो महज उसके 10 साल बाद 1995 में बसपा सत्ता में आती है। 97 में बसपा को सत्ता में आने का मौका मिलता है। 2002 में बसपा को सत्ता में आने का मौका मिलता है। तो बसपा को ऐसे ही सत्ता में नहीं आने का मौका मिल जाता है। हालांकि वो 3 सरकारें गठबंधन की सरकारें थीं, लेकिन बसपा को सरकार बनाने का ऑफर प्रस्ताव ऐसे ही नहीं मिला। जब बसपा मजबूत होने लगी, देश में पहचान बनने लगी, जब लगने लगा कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में देश की सत्ता पर कब्जा कर लेगी, तब बहुजन समाज पार्टी के सामने बड़े से बड़े धुरंधर दलों को, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों को सरेंडर करना पड़ा। उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य की सत्ता सौंपनी पड़ी, समझौता करना पड़ा। वो इसलिए था क्योंकि उस समय बहुजन समाज पार्टी का उभार हो रहा था। बहुजन समाज पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। वक्त और हालात बदले। मान्यवर कांसीराम साहब हम लोगों के बीच में 2006 में नहीं रहे। उसके बाद लेकिन एक जो सहानुभूति बनी, उनका जो परिश्रम था, उनका जो संघर्ष था, उन्होंने जो ग्राउंड लेवल पर काम किया था, उसी की परिणति है, उसी का नतीजा है कि 2007 में बसपा प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज होती है। लेकिन उसमें बहन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस तरीके से सामाजिक समीकरण बैठाए गए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अलग अलग जातियों की गोलबंदी करके बहन जी ने टिकट वितरण किया, उसी का नतीजा था कि 2007 में बसपा पूर्ण बहुमत से आती है। और आप मेरे पीछे देखिए कि इस समय मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं, ये मान्यवर कांसीराम साहब स्मारक स्थल है। ये बहुत बड़ा भव्य स्मारक बनाया गया है और यहाँ पर आज मैं भी बहुत व्यथित था, बहुत पीड़ित था। तो इसलिए मैं भी आज मान्यवर कांसीराम साहब स्मारक में आया हूँ। यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आकर के जब आप आएंगे तो आपको लगेगा कि हम कहीं बहुत ही अद्भुत जगह पे आए हैं, बहुत ही ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर आपको संघर्ष करने की हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी। तो ये जो मान्यवर कांसीराम स्मारक आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इसको बहन जी ने ही 2007 से 2012 के बीच में इसको जो है अपने कार्यकाल में 7 से 12 के बीच में पूरा करवाया था। तो बसपा का इतना स्वर्णिम इतिहास, इतना स्वर्णिम जो है उसका अतीत रहा है। तो आज के वक्त में, आज की परिस्थितियों में बसपा क्यों नहीं मजबूत हो पा रही है, बसपा क्यों नहीं खड़ी हो पा रही है? क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ कुछ लोग जुड़े, सत्ता का लाभ लेकर के वो चले गए छोड़ के, बहन जी पर भरोसा नहीं किया, या फिर बहन जी को कुछ लोग उनके चारों तरफ गुमराह करते हैं? आखिर क्या वजह ऐसी हैं जो बहुजन समाज पार्टी इतना कमज़ोर हो रही है, बहुजन समाज पार्टी का इतना पतन हो रहा है? लेकिन बहुजन समाज पार्टी भले ही जीरो पे आज इसका वोट परसेंट जो है 30 से 9.5% पर आ गया हो, भले ही और कम हो जाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो मिशन है, ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष कभी नहीं ख़त्म होगा। कुछ लोग सोशल मीडिया पर जो नैरेटिव चला रहे हैं कि बसपा का विकल्प तैयार हो गया, एक युवा नेता का उभार हो गया, ठीक है, वो सब चीज़ें अच्छी हैं। जो संघर्ष करेगा उसे सफलता मिलेगी, लेकिन बसपा का दलितों के बीच में कभी कोई विकल्प नहीं होगा। भले ही आज बहन जी हों, कल आकाश आनंद हों, उसके बाद कोई और आए, लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब ने ये जो घर बना के दिया है, मान्यवर कांसीराम साहब ने जो इस देश के शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के लिए एक जो है छत तैयार की है, इस छत को छोड़ करके, इस छत के नीचे से भले ही कुछ लोग आज छोड़ करके भाग जाएं, पार्टियां बना लें, अपने अपने संगठन बना लें, लेकिन यकीन मानिए जब आप इसी घर में जो है रह करके संघर्ष करेंगे, तभी जो है वो समाज संगठित हो पाएगा और समाज को जो है वो राजनीतिक शक्ति, पावर और ताकत भी मिल पाएगी। इसलिए बसपा का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मैं आज यहाँ पर इसीलिए आया हूँ, इसमें कोई खबर नहीं है, सिर्फ लोगों की पीड़ा, उनकी वेदना,
उनके मन की व्यथा, उनके जो संवेदनाएं हैं, उनके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, तो उन सब चीज़ों को बाहर लाना मेरा एक उद्देश्य था। सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो है अभी इस समय नैरेटिव चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग अपनी जो है चीज़ें लिख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बसपा में आकाश जी को वापस रीलॉन्चिंग कराई जाए, कुछ लोग कह रहे हैं बहन जी को जो है संगठन को नए सिरे से तैयार करना चाहिए। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए वो बसपा के साथ ही मरते दम तक रहेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं, ये भी लिख रहे हैं कि बसपा अगर मजबूती से काम नहीं करेगी, ग्राउंड जीरो पर संगठन को नहीं मजबूत करेगी, तो वो छोड़ करके चले जाएंगे। बसपा के साथ इतने दिनों तक का ही साथ था। तो लोग अपने अपने तरीके से नाराज़गी जता रहे हैं। हालांकि जो लोग नाराज़गी जता रहे हैं वो भी बसपा के शुभचिंतक ही हैं। वो नाराज़गी इसीलिए जता रहे हैं क्योंकि वो बसपा से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। वो मान्यवर कांसीराम साहब के मिशन से, कारवां से लगाव रखते हैं, जुड़ाव रखते हैं। इसीलिए कोई भी नहीं चाहता है कि उनकी बसपा, मान्यवर कांसीराम साहब की बहुजन समाज पार्टी इतनी कमज़ोर हो जाए। इसलिए बसपा को हर कोई चाहता है वो मजबूत बने, वो ताकतवर बने, सशक्त बने, उत्तर प्रदेश से दिल्ली की सत्ता की तरफ आगे बढ़े। हाथी जो है, जो इसकी पहचान है बहुजन समाज पार्टी के चुनाव निशान की, जिस तरीके से ये विशाल का इसकी पहचान है, उसी तरीके से लोग जो है चाहते हैं कि हाथी जो है उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज हो चुका, अब ये देश की सत्ता पर काबिज हो। कुछ इस तरीके की चीज़ें बने, कुछ इस तरीके से ग्राउंड लेवल पर काम हो, जिससे कि बहुजन समाज के अंदर जो उत्साह ठंडा पड़ गया, जोश ठंडा पड़ गया, ये एक बार फिर से जोश जो है वो जगे। लोगों के अंदर एक नई चेतना, नई क्रांति, नई ऊर्जा, नया उत्साह, नया उमंग पैदा हो। कुछ इसी तरीके से बसपा में जो है ग्राउंड लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। फिलहाल बसपा एक मिशन है। ये मिशन जो है भले ही आज कमज़ोर है, लेकिन आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आने वाले समय में ये फिर से मजबूत होगा। कुछ लोग जो छोड़ करके चले गए हैं, या कुछ लोग अभी बहकावे में जा रहे हैं, या कुछ लोगों से गलतियां हो रही हैं, आने वाले समय में मुझे यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी में, बसपा में, इस मिशन में, इस कारवां में लोग फिर से एक साथ आएंगे, लोग फिर जुड़ेंगे। मान्यवर कांसीराम साहब का जो सपना था इस देश के सबसे निचले तबके के लोगों को सत्ता पर काबिज कराना, वो सपना एक बार फिर से साकार होगा। इन्हीं सारी चीज़ों के साथ आज का जो ये वीडियो है मैं इसका समापन कर रहा हूँ। मेरी कोशिश थी कि लोगों की आवाज़ को इस वीडियो के माध्यम से जो है लोगों तक पहुँचाया जाए। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज़ को सत्ता तक पहुँचाया जा सके। जय भीम, जय भारत।